बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साकिब कदीर। आज का वीलॉग बड़ा दिलचस्प वीलॉग है। एक डिफरेंट टॉपिक अपने मिजाज से हट कर मैं आज उसको लेकर आया हूं। लेकिन मुझे लगा कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम असल हकायक को जाने बगैर, एक्चुअल सिचुएशन की मालूमात के बगैर चीज़ों के ऊपर तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और सोशल मीडिया का दौर है, आपने किसी से पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जैसी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए बात फैलते-फैलते-फैलते पूरे मुल्क में फैल जाती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है और लोगों का वो परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। जगह कि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ना मैं बाय प्रोफेशन यूट्यूबर हूँ। मेरा बेसिक कॉज़ पर्पज़ ये है कि हमारे जो एडवोकेसी का प्रोफ़ेशन है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसके अंदर किसी तरह डिजिटलाइज़ेशन और इसके जो लॉज़ और प्रोसीजर्स हैं, उनके अंदर डिजिटलाइज़ेशन के ज़रिए इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की जा सके। ताहम आज का ये मौज़ू मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगा। कुछ सोशल मीडिया पे मैं चीज़ें देख रहा था, कुछ न्यूज़ देख रहा था, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें शेयर होना शुरू हो गई थी। तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर कुछ कलाम करना चाहिए। देखिए, मेरे नज़दीक मैं कोई बहुत बड़ा जूरिस्ट, स्कॉलर, मुफस्सिर, शेखुल हदीस, आलिम नहीं हूँ। एक अदना-सा लॉ का तालिब इल्म हूँ। मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हसास, मुश्किल और अहम प्रोफ़ेशन वो जुडिशियल सिस्टम है, वो अदलिया का सिस्टम है। वो काज़ी का सिस्टम है, वो इंसाफ करने वाले लोगों का प्रोफ़ेशन है, जॉब है, बिज़नेस है कि किस तरह मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपने इंसाफ मुहैया करना है। मेरे नज़दीक ये ऑफ़ कोर्स सबसे मुश्किल, हसास, इम्पोर्टेंट और इवन कि मुक़द्दस प्रोफ़ेशन है। अल्लाह ताला के नामों में एक नाम आदिल है। और वैसे भी मेरा ख़्याल है कि अगर हम वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत मशहूर मक़ौला चर्चिल का हम लोगों ने सुन रखा है कि दूसरी जंग अज़ीम के मौके पे जब उसको बताया गया कि इंग्लैंड हार रहा है, तो उसने कहा कि क्या अदालतें इंसाफ़ कर रही हैं? और जब उसने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ़ कर रही हैं, तो इंग्लैंड को कोई ख़तरा नहीं है। द पॉइंट इज़ कि इंसाफ़ और अदल इसके बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। हाँ, दीगर बहुत सारी चीज़ें, खराबियाँ मुआशरे के अंदर आ जाएँ, तो शायद मुआशरा चल सकता है, लेकिन अदल के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। और अदल और जुडिशियल सिस्टम जो है, ये टेक्निकली अपने अंदर कुछ नहीं है। जुडिशियल सिस्टम और अदल को करने वाले, चलाने वाले कुछ अफ़राद होते हैं, जिन्हें हम पुराने वक़्तों में काज़ी कहा करते थे, दौर-ए-आज़रा में हम उन्हें जजेस कहते हैं। वो आदिलीन होते हैं, जो अदल करते हैं, उनके ओहदे और वो मरातिब होते हैं मुख्तलिफ़ दर्जों में, जहाँ पे वो अपने हमारे जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा बनते हुए हमारी जो लिटिगेशंस हैं, हमारे जो मुकदमे हैं, सिविल हैं, क्रिमिनल हैं, दीगर ट्राइब्यूनल्स के इश्यूज़ हैं, उन सब को एड्रेस करते हुए इंसाफ हमें मुहैया करते हैं। इंडिया की एक मूवी के अंदर एक बड़ा कह लीजिए कि कॉमेडी बेस्ड डायलॉग था कि जैसा भी हो, हमारा जो सिस्टम अदलिया का जितना भी क्रिपल्ड हो, जितना भी बुरा हो, दुनिया के जितने ही बॉटम लाइन पे गया हो, लेकिन इसके बावजूद एक आम आदमी हमारे जुडिशियल सिस्टम की तरफ रुख करता है। वो एक उम्मीद लगाता है कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा। लाख हम अपनी बैठक्स के अंदर, हम अपनी डिस्कशंस के अंदर, सिटिंग्स में, गैदरिंग्स में, गपशप के अंदर बुरा-भला कहें सिस्टम को, लेकिन इसके बावजूद जब हमें इंसाफ चाहिए होता है, तो हम इसी सिस्टम का रुख करते हैं। एनीवेज़ इसमें कोई कलाम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए, इसे इम्प्रूव करने के लिए अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। हम बहुत कुछ इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कर सकते हैं और जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम करना चाहें, तो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स को अडॉप्ट करके हम अपने जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। एनीवेज़ इस जुडिशियल सिस्टम के ज़ाहिर है 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। एक बेंच जिन्हें हम जजेस कहा कहते हैं और दूसरी तरफ बार जो कि लॉयर्स होते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेंच के इश्यू के ऊपर। अभी जैसा कि हमें पता है कि 4 नवंबर 2024 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक रिफ़ॉर्म्स आई हमारे जजेस की सैलरीज़ से मुतल्लिक, जिसमें उनके जो हाउस अलाउंसेस थे,
वो 65,000 हाई कोर्ट के 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 ₹3.5 लाख कर दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस अलाउंस था वो 68,000 था, वो वहाँ से बढ़ाकर ₹3,50,000 कर दिया गया। इसी तरह उनका जो जुडिशियल अलाउंस था वो तकरीबन 3,42,000 हाई कोर्ट का था, उसको वहाँ से बढ़ाकर उन्होंने ₹10,90,000 के करीब कर दिया। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इसे नटशेल करें इन टैक्स वगैरह कटने के बाद, जो इस इंक्रीज से पहले जजेस टेक होम उनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा, 10 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ये सारे मामलात के बाद कह लीजिए कि तनख्वाहों में और मराआत में इजाफे के बाद एट होम उनका तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा का कुछ फिगर बनेगा। अब इसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर मीम बन रही हैं, क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि देखें जी जजेस को अपने हाथों में करने के लिए और जजेस को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा जंप लिया है और तकरीबन 3-3 गुना उनके ये अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं। और अब जो है ना जजेस को विद ड्यू रिस्पेक्ट जजेस का मुँह बंद करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। देखिए, तनकीद करना आसान है, तस्वीर का एक ये रुख अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। मैं ऑफ कोर्स मेरा ये स्टांस नहीं है कि ये अगर बड़ा है, तो देखिए बाकी मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखना ये है कि क्या ये जो इज़ाफ़ा हुआ है, ये जस्टिफाइड है कि नहीं है? इसका मुकाबला अगर हम दीगर शोबा ज़िंदगी से करें तो उस तनाजुर में हमें कुछ कंपैरिज़न करना चाहिए। एक पासिंग आउट थी मास्टर्स की अमेरिका के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। तो उस पर बिल गेट्स वहाँ इनवाइट था और उसने वहाँ के पासिंग आउट स्टूडेंट्स को एक बुक रिकमेंड की। उसने कहा कि ये बुक सब के सब पढ़ें। उस बुक का नाम था फैक्टफुलनेस। हकीकत ये है कि लाइफ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हक़ाइक़ से बिल्कुल बरअक्स होती हैं। एनीवेज़, अभी हम एनालिसिस करते हैं कि ये जो इज़ाफ़ा हुआ है, इसके ऊपर जो कलाम किया जा रहा है, इसके इसका जो तस्वीर का दूसरा रुख है, वो क्या है? देखिए, इसमें कोई दो शक नहीं है कि अगर हमारे लेबर की, हमारे लोअर मिडल क्लास जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, दीगर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी सैलरी सफिशिएंट नहीं है एज़ पर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, एज़ पर द इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, एग्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जिस शोबा ज़िंदगी की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, उसको भी नहीं बढ़ाना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जो हो चुकी है उसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। देखना ये है कि ये बढ़ाना, ये बढ़ोतरी, ये इज़ाफ़ा, ये जो इंक्रीज़ है, ये किस हद तक जस्टिफाइड है। अभी आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल तकरीबन गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर तमाम टॉप ब्यूरोक्रेसीज़ को उनकी तनख्वाहें बढ़ाई थी और उन सबको तकरीबन फॉर्च्यूनर्स अलॉट की गई थी तमाम ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स को। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफ़सरान हैं, उनका हमसे वास्ता पड़ता है। आप और मैं, हम वापडा के ऑफ़िसेज़ जाते हैं, हम वासा के ऑफ़िसेज़ जाते हैं, पंजाब सेक्रेटेरिएट जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऑफ़िसेज़ में जाते हैं। जहाँ-जहाँ भी हम जाते हैं, हमारा लाइफ़ के अंदर किसी न किसी अंदाज़ से गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ वास्ता पड़ता है। जब हम वहाँ जाते हैं, हमारे इल्म में है कि 10, साढ़े 10, 11 बजे से पहले सीनियर जो मैनेजमेंट का स्टाफ है, वो आता ही नहीं है। अगर आ जाए तो आने के बाद पहले वो चाय पिएगा, जूस पिएगा, उसके बाद कुछ काम शुरू करेंगे और अल्टीमेटली 2 ढाई बजे के बाद जी मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो ऑफ़िसेज़ में अवेलेबल नहीं होते। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो काम कर रहे होते हैं या वो जाके अपने घरों में बैठ जाते हैं। इसके मुकाबले में हम अपनी अदलिया को देखें कि हमारी अदलिया किस तरह टाइम देती है। देखिए हाई कोर्ट की मैं आज फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट के अलाउंसेस के अंदर बहुत बड़ा जंप आया है, तो उसी को मैं सिर्फ़ डिस्कस करूँगा फ़िलहाल। आप देखिए कि हाई कोर्ट का जो जज है, वो सुबह चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धुंध हो, स्मॉग हो, व्हाटएवर, उन्होंने सुबह 8 बजे अपनी कुर्सी पे बैठ जाना है। और 8 बजे उन्होंने सबसे पहले अर्जेंट केसेस सुनने हैं। एवरेज एक हाई कोर्ट के जज के पास तकरीबन 30 से 35 के करीब अर्जेंट केसेस होते हैं सिविल नोयत के। और अगर वो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, तो अभी ये लास्ट परसों की बात है, डे बिफोर यस्टरडे,
आई हैड अ केस इन मुल्तान हाई कोर्ट और मेरा वहाँ पर अर्जेंट केस लगा था और मेरे केस का नंबर था 52। अब आप लगा लीजिए कि अगर क्रिमिनल जज है तो उसके पास तो 60-70 केसेस लगते हैं अर्जेंट। मैं अभी बात कर रहा हूँ अर्जेंट केसेस की। उसके बाद आ जाएंगे नोटिस केसेस। नोटिस केसेस के अंदर भी तकरीबन 50-60-70 के करीब केसेस होंगे। उसके बाद फिर रेगुलर जो केसेस हैं उनके अंदर जिनमें दोनों पार्टियां पेश हो चुकी हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, वो वाले केसेस की फिगर अलहदा है। तो ओवरऑल अर्जेंट केसेस, मोशन केसेस, नोटिस केसेस सारे मिला के अगर हम ओवरऑल फिगर निकालें तो एवरेज एक जो सिविल साइड और कॉन्स्टिट्यूशनल साइड के केसेस को हाई कोर्ट का जज देख रहा होता है, वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 100 से ऊपर की फिगर होती है, को तकरीबन 125 से 150 के करीब उनके ये हम एवरेज कह लेते हैं जी कि 150 केसेस। और अगर वो क्रिमिनल साइड पे हैं तो मुमकिन है कि उनके एवरेज केसेस तकरीबन 200 के करीब नंबर्स को टच कर रहे हैं। अब ये जो अर्जेंट केसेस हैं, जो रेगुलर केसेस हैं, जो बड़े कंटेस्टिंग मैटर हैं, सारे के सारे ये हाई कोर्ट के अंदर आम तौर पे जो फाइल होती है वो सिर्फ हाई कोर्ट की फाइल नहीं होती, वो नीचे ट्रायल कोर्ट की, फिर सेशन एपलेट कोर्ट के, उसके अंदर ऑर्डर्स, डिसीजंस, पिटीशंस, उसके बाद फिर मैटर हाई कोर्ट में आता है। बाज़ का रिट होती है, वो डायरेक्ट भी आ जाती है, लेकिन मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर बीइंग एन एपलेट फॉरम या रिवीजनल फॉरम हाई कोर्ट इन चीज़ों को एंटरटेन कर रही है तो सिविल की पूरी फाइल, सेशन की पूरी फाइल और फिर हाई कोर्ट की अपनी जो पिटीशन और ग्राउंड्स हैं उसको वो उन्होंने टेकअप करना होता है। अर्जेंट केसेस आज फाइल हुए हैं तो वो अगले दिन हाई कोर्ट के सामने लगने हैं। फाइलें वगैरह तैयार होकर रात को मेरा ख्याल है कुछ 6, 7, 8 बजे फाइनल हो जाती हैं और वो जजेस के चैम्बर्स में पहुंच जाती हैं कि ये केसेस हैं 6, 7, 8 बजे के करीब। अब उन्होंने या तो रात को बैठ के वो अर्जेंट केसेस को रिव्यू करना है या अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग आके कोर्ट स्टार्ट होने से पहले उन केसेस को देखना है। आप जस्ट इतना ज़्यादा लगा लीजिए कि अगर 50 केसेस अर्जेंट भी उन्होंने नज़र डालने हैं कि ये पिटीशन है क्या, कि 1, 2, 3 सफ़े पढ़ लें, उसकी प्रेयर पढ़ लें, मोटे-मोटे जो इम्प्यून ऑर्डर्स हैं उसको देख लें, उन्होंने नज़र डालनी है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉयर्स का ये एक्सपीरियंस है कि जब हाई कोर्ट के अंदर जज साहब तशरीफ़ लाते हैं, तो वो आकर सीधी बात कहते हैं, "अच्छा जी ये बताइए।" अच्छा आप ऐसा करें पेज नंबर फलां पे आ जाइए, हमें ये बताइए। मीनिंग देयर बाय कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने केसेस को पढ़ के आए होते हैं। अब वो सारा केसेस सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि तकरीबन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम उन्होंने साढ़े 11 बजे तक बैठ के अपनी कोर्ट करनी है, साढ़े 11 से 12 बजे तक ब्रेक होनी है, साढ़े 12 बजे फिर बाज़ जजेस जो है डीबी में चले जाएँगे, डीबी के केसेस अटेंड किए जाएँगे अप्रॉक्सिमेटली 1:30 बजे तक। 1 डेढ़ बजे तक। फिर डीबी के बाद वो वापस आएँगे और फिर अपने सिंगल बेंच के जो बाकी पेंडिंग केसेज़ हैं वो करेंगे, वो सुनेंगे। बाज़ केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें आधा घंटा, बाज़ केसेज़ होते हैं जिसमें घंटा, बाज़ केसेज़ में 2 घंटे आर्गुमेंट्स होते हैं। दोनों साइड्स के उन्होंने आर्गुमेंट सुनने हैं, अपने नोट्स लेने हैं। उसके बाद फिर उन्होंने चैम्बर में बैठ के लंच करना है, नमाज़ पढ़नी है, थोड़ा-सा रिलैक्स करना है। ढाई 3 बजे के करीब वो बैठेंगे और फिर अब उन्होंने जजमेंट्स लिखवानी है स्टेनोज़ को। 2-2 स्टेनो हाई कोर्ट के एक जज के साथ चल रहे होते हैं। अब स्टेनो ने उन ऑर्डर्स को जो डिक्टेशन है वो टाइप करके लेके आनी है। अब जज साहब ने उन ऑर्डर्स को गो थ्रू करना है। उसके अंदर करेक्शन लगानी है, उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है, मॉडिफाई करना है, स्पेलिंग चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि कल को हाई कोर्ट के जज के सिग्नेचर से वो ऑर्डर अपलोड होना है, बाहर दुनिया में आना है, पब्लिक के हाथों में आना है। उसकी गलती हाई कोर्ट लेवल पे जाके जजेस बल्कि कोई भी जज हो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर ये रिव्यू करते-करते मैं नहीं समझता कि आप 6-7 बजे से पहले फ़ारिग होते होंगे। अब आपने बीच में नमाज़ें भी पढ़नी है, अपने तबी हाजात से फ़राग़त हासिल करनी है, फिर आप रात को घर पहुँचेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हाई कोर्ट के जजेस अब कुछ फ़ाइलें अपने साथ घर लेके आए होते हैं, उनको डिटेल पढ़ने के लिए, रात को उनके ऊपर गौर-व-ख़ोज़ करने के लिए, कुछ इश्यूज़ के ऊपर आपने लॉ कंसल्ट करना होता है, फिर आप उसके ऊपर रिसर्च भी साथ करते होंगे। तो मीनिंग देयर बाय सुबह एटलीस्ट आप नहा धो के घर से कुछ 6:30 पे या 7 ओ क्लॉक निकलें, 7:30 पे आप कोर्ट प्रीमिसेस या 8 बजे से पहले-पहले आप पहुँचें और फिर इन अदर वर्ड आपने 8 बजे से अपने वर्क स्पेस पे बैठ के अपना काम शुरू किया है और शाम 6-7 बजे तक नॉन स्टॉप आप काम कर रहे हैं। इस दौरान ऑफ कोर्स केसेस का जो एक स्ट्रेस होता है, मैंने जिस तरह का कहा कि ये बहुत ही हसास प्रोफेशन है। तो ना सिर्फ आपने आंखें बंद करके कोई फैसले नहीं कर देने, आपने इस बर्डन को भी बियर करना है कि कहीं मेरे से कोई ज्यादती ना हो जाए। देखिए मर्डर के केसेस भी हैं, जिना के केसेस भी आप लोग सुन रहे हैं, अगवा के केसेस सुन रहे हैं, फैमिली तलाक के केसेस, इमोशनल केसेस, बच्चों की कस्टडी के केसेस, कोर्ट में बच्चे रो रहे हैं, शाउट कर रहे हैं,
कोई टेनेंट है या कोई लैंडलॉर्ड है, उसको अपनी प्रॉपर्टी का दुःख है, किसी की प्रॉपर्टी छिन गई है, उसके केस हैं। कितना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है। हम लॉयर्स इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि बाज़ का इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि हम पर्सनल हो जाते हैं। अब जजेस जिन्होंने सारी वैरायटी ऑफ केसेस को सुनना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ उन्होंने एक चीज को डिसाइड करना है, क्या ये आसान काम है? हरगिज नहीं। इसके मुकाबले में आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखिए, उन्होंने जैसे एक साइन करने हैं, एक फाइल पढ़नी है, एक चीज को हाँ करना है, ना करना है, मीटिंग्स करनी है, ऑर्डर्स पास करने हैं, लोगों ने नोटिंग करके उनके सामने लानी है, उन्होंने उसको आंखें बंद करके साइन करने हैं। हाई ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट आपके सामने है, सब ये लोग क्या काम करते हैं। हम लॉयर्स इवन कि हम अगर चाहें तो आज दिल नहीं कर रहा, तबीयत खराब है, तो हम अपनी एक एडजमेंट भेज देते हैं अपने एसोसिएट को, जूनियर को, क्लर्क को कह देते हैं कि जाके डेट ले लो। लेकिन एक वकील अपने एक केस को तो यूं एक्सक्यूज कर सकता है, लेकिन क्या हाई कोर्ट का जज अपने पास पेंडिंग 100, सवा 100, 150 केसेस के बारे में एक्सक्यूज विद एनी नॉमिनल रीजन कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, इस सारे तनाजुर के बाद एक दूसरा पहलू जो आप देखिए वो ये कि हाई कोर्ट के जज जो हैं, वो कोई आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आम वकील नहीं होते। वो हमारी जो लॉयर कम्युनिटी है, उसके अंदर रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जिनका बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा नाम और इमेज होता है, तो वो हाई कोर्ट के जज एलिवेट होते हैं। एक एवरेज लॉयर जो है, वो एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, बिलो एवरेज की बात और हायर की भी नहीं कर रहा। वो भी अगर एक रीज़नेबल केस की फ़ीस चार्ज करे, तो मैं नहीं समझता कि वो 2-3 लाख रुपए से कम फ़ीस चार्ज करता होगा। और इसी तरह जो अगर आप कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स हो जाएँ, फेमस लॉयर्स हो जाएँ, तो आपकी फ़ीस 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन मोटे केसेज़ 20 मिलियन तक भी चली जाती है, 2 करोड़ रुपया फीस चली जाती है, 5 करोड़ रुपए फीस चली जाती है, 20-25 लाख रुपया, 8, 10, 15 लाख रुपया फीस तो एक अहम इम्पोर्टेंट केस की एक नॉर्मल सी बात है हाई कोर्ट लेवल पे। तो अब वो जजेस अपने उस लॉयर्स कम्युनिटी के प्रोफेशन को छोड़ के जुडिशरी में आए हैं और उनको हाउस अलाउंस कितना मिल रहा है? 65,000 रुपीज़। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वो डिफेंस डिफेंस नहीं है, एक आम प्राइवेट लोकेलिटी है। मेरे घर के सामने 14 मरले का एक घर है और उस लैंडलॉर्ड ने अपने घर का ऊपर वाले पोर्शन के पिछले 2 कमरे 67,000 रुपीज़ पे रेंट पे दिए हुए हैं। एक पोर्शन 14 मरले का अगर आप पूरा लें तो तकरीबन 1 लाख रुपया उसका रेंट है। अब हाई कोर्ट का जज हो जिसके 3 या 4 बच्चे हों, वो अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हों, उनको गाड़ी आना-जाना हो, बिजली के बिल, एसीज़, फैसिलिटीज़ चाहिए हों, तो अब आप सोचिए कि वो 65,000 रुपए में 5 मरले के घर में या 3 मरले के घर में रहेगा, जहाँ पे उसको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, जो गवर्नमेंट का स्टाफ प्रोवाइड किया गया है, उन्होंने भी साथ रहना है। वो मेड्स ने भी रहना है और वो जो पूरा एक स्टाफ की जो फ़ौज है, उसके चाय, पानी, खाने का इंतज़ाम भी उस घर से किया जाना है। इज़ इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें कुछ एस्पेक्ट्स को, कुछ फैक्ट्स को रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर वो 2-2, 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए की एवरेज इनकम को छोड़कर जुडिशरी में आए हैं, अपने कॉम्पिटेंसी को एज़ ए सर्विस के तौर पे सर्व करने के लिए कम्युनिटी को, तो उसकी एक प्रॉपर और हैंडसम एप्रिसिएशन अगर होगी, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा काम कर सकेंगे। फिर जो हम एक बात करते हैं कि जुडिशरी करप्ट है, जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, आप बात को समझिए। अगर उनके जो बेसिक नीड्स हैं, उनके जो फैमिली लाइफ़ के इश्यूज़ हैं, वो बड़े अच्छे और डिसेंट और रीज़नेबल अंदाज़ से पूरे हो रहे हैं और वो मुआशरे के अंदर एक अच्छे बावकार अंदाज़ से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो फिर अपने प्रोफ़ेशन में, अपने फ़ैसलों में झलकते हुए नज़र आएँगे। आप खुद सोचिए, एक लॉयर 2 लॉयर्स एक जज के सामने हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, ठीक है? और दोनों लॉयर्स ने एक मोटे और अहम सेंसिटिव केस के अंदर 50-50 लाख रुपए फीस ली हुई है और उन्होंने कोई लाख-लाख रुपए का उन्होंने सूट पहना हुआ है। उनकी जो टाई है वो 10, 15, 20 हज़ार रुपए की टाई है। जो शर्ट पहनी हुई है वो 25-30 हज़ार रुपए की है। कफ लिंक्स लगाए हुए हैं। घड़ी जो उन्होंने पहनी हुई है, एप्पल वॉच उन्होंने पहनी हुई है 2 लाख रुपए की और उन्होंने आईफ़ोन 15 या 16 प्रो पकड़ा हुआ है 6-7 लाख रुपए का। और उसके सामने में उनके जो इश्यूज़ हैं, वो जो एक ओवरऑल पूरा एक हौला बनता है, एक इमेज बनता है कोर्ट के उस लॉयर्स का और उसके पीछे जो क्लाइंट्स हैं, वो मलक रियाज़ है, वो कोई पॉलिटिशियन है, वो कोई सियासतदान है, एमएनए, एमपीए है, कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है और उसके लाखों करोड़ों के मैटर्स हैं।
उसका फैसला करने वाला जो शख्स है, अगर वो इस तरह की एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथन पोजीशन वाला शख्स नहीं होगा, मुआशरे के अंदर एक रिकग्नाइज्ड पोजीशन वाला शख्स नहीं होगा, तो क्या वो एक अच्छा डोमिनेंट अंदाज से उस कोर्ट को हैंडल करते हुए, उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए डिसीजन कर पाएगा? मेरा नहीं ख्याल। तो लिहाजा इस सिचुएशन को भी समझिए कि उनके इश्यूज, उनका नेचर ऑफ वर्क, कितना प्रेशर है, कितना बर्डन है, और उसके बाद उनका रिवार्ड यकीनन इतना ज्यादा एप्रिशिएबल नहीं था। देखिए, 10 लाख रुपया, 11 लाख रुपया अगर आपको एट एंड ऑफ द डे कट कटा के घर के लिए मिल रहा है, तो अगर आप एक एवरेज अपर मिडल क्लास या अपर क्लास की लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करें, तो आपको अंदाजा होगा कि हाई कोर्ट के जजेस के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं था ये वाला कुशन जिसमें वो वक्त गुजारते। अब यह तकरीबन 20 लाख प्लस के अंदर अगर वो टेक होम उनका बन रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक रीज़नेबल और जस्टिफाइड सैलरी पैकेज समझ आता है एक ऐसे शख्स के लिए जो अगर जुडिशरी छोड़ के वकालत में आए, तो वो एक वकालत उस प्रोफेशन के अंदर रहते हुए 50-60 लाख रुपए बड़े आराम से पर मंथ कमा सकता है। तो बहरहाल आप सब दोस्तों और अहबाब से मुझे एक इस एंगल से डिस्कस करना था कि ना सिर्फ इस शोबा ज़िंदगी में, हर शोबा ज़िंदगी में हमें देखने और गौर करने की ज़रूरत है कि फैक्ट्स असल में हैं क्या। बहुत सारी फैक्ट्स और हकायक के अगेंस्ट हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं, सोचते हैं, और वो चीज़ असल हकायक से बहुत दूर होती है। वैसे ये जो बुक है फैक्टफुलनेस, ये पीडीएफ में अवेलेबल है, हर इंसान को पढ़नी चाहिए। बहुत सारी उसके अंदर एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं कि माशरे में ये कहा गया, दुनिया में ये कहा गया, ये हुआ। जब स्टेटिस्टिकली उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, माइन्यूटली देखा गया, तो असल हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ निकलते हैं। तो एनीवेज, जस्ट मुझे एक थॉट आए कि मैं एक पॉजिटिव अंदाज से इस बात को एनालिसिस करने की कोशिश करूं और सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ को शेयर करूं, और मुमकिन है कि हम लोग जो कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, शायद इन एंगल से अगर हम सोचें तो शायद इस हमारे हमारे व्यूज़ के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, और साथ ही साथ अगर ये मेरी वीडियो घूमते फिरते कंसर्न लोगों तक पहुंचे, तो मैं उम्मीद करूंगा, उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके अब फैसलों में, आपके अपने ड्यूटीफुल होने में, आपके लिटिगेंट्स को और लॉयर्स को जो एड्रेस करना होता है कोर्ट के अंदर, उसमें अब ओवरऑल इन इन बेनिफिट्स की वजह से कुछ पॉजिटिविटी मजीद ज़्यादा झलकनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए, और हमें जस्टिस शुड बी सीन, नज़र आए कि वाकई फैसले हो रहे हैं। हमारे जजेस भी अब बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, अब उन्हें भी कोई परवाह नहीं है, वो भी अब ब्लैकमेल नहीं होते, वो भी अब इन्फ्लुएंस नहीं होते, क्योंकि पहले भी बहुत कम होते थे, लेकिन अब मजीद उसके अंदर कमी आनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन सुना हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो ठीक ही होगा, कि जो गुर्बत है, इंतहाई गुर्बत, वो बाज औकात इंसान को कुफर के करीब ले जाती है। देखिए, जब आप यहाँ ज़ाहिर है हमारे जजेस पहले भी कोई गुर्बत की कैटेगरी में नहीं थे, लेकिन जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि फाइनेंशियली, सोशली, मुआशी तौर पे आप जितने स्टेबल होते हैं, उतने ही कॉन्फिडेंट होके, रिलैक्स होके, अच्छे पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जुडिशरी की जो ड्यूटीज़ हैं, जो जजेस की जो ड्यूटीज़ हैं, वो बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास, बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने यकीनन अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया होता है, उनकी बहुत कम सोशल लाइफ रह गई होती है, बहुत कम रिश्तेदारों में, दोस्तों में उठना बैठना रह गया होता है, वीकेंड्स पे भी शायद काम कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं समझता कि हम इस चीज़ को बिला वजह क्रिटिसाइज करते चले जाएं। एनीवेज, ये जो बढ़ा, जिन लोगों को इसका बेनिफिट हुआ, मेरी तरफ से विश यू गुड लक। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नमेंट का ये इकदाम एप्रिशिएबल है, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो काबिले तारीफ है कि उन्होंने ये एक अच्छा इकदाम किया, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट से दो और दरख्वास्तें हैं। अरबाब इक़्तिदार से मेरी दो अदद और गुजारिशात हैं, वो ये कि जो हमारा लोअर तबका है गवर्नमेंट का, ऑफिशियल्स, उनकी भी सैलरीज के ऊपर गौर करें कि उनकी सैलरीज भी एक रीज़नेबल अंदाज से बढ़नी चाहिए। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन ने तबाही फेर के रख दी है। बिजली के बिल्स, लोग बहुत परेशान हैं इसमें, हम सब जानते हैं, उस पर मेरा आज का मौजू नहीं है गुफ्तगू करना। तो गवर्नमेंट को उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है,
हायर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट की जो मिशनरीज़ हैं, उनको जो मराआत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके मुताबिक उनसे डंडे से काम करवाना चाहिए। वो जितनी मराआत फैसिलिटीज़ और लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके अगेंस्ट उनको चाहिए कि वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट अवाम को सर्व करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।